फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। यह एक इस निर्णय का स्वागत है। हमारी लड़ाई समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने की है। जब जाति आधारित सर्वेक्षण होगा तो स्पष्टता आएगी और सरकार उस आधार पर योजनाएं बनाएगी और उन तक सुविधाएं पहुंचाएगी। भाजपा जाति आधारित को रोकना चाहती है। मैं ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव को धन्यवाद देता हूँ। ये ऐतिहासिक निर्णय है। निसंदेह जिस तरह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही थी, आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले के साथ इस तरह के दुष्प्रचार पर पूरी तरह से विराम लग गया है। इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े लोग हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा में आने का एक बड़ा अवसर मिल सकेगा। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार पिछड़ा प्रधानमंत्री कहे जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आचरण से ये साबित किया कि वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों की हिमायत करने वाली सरकार है। लेकिन अंततः बिहार के इस फैसले से पूरे देश में बीजेपी पर जातीय आधार पर जनगणना कराने का दबाव बढ़ता जाएगा। ईडी द्वारा जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार की संपत्ति अटैच किए जाने पर उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे और क्या कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह हम परेशान हो जाएंगे और चूक जाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी काम करने का तौर तरीका है, उनके अपने आंतरिक सूत्रों के जरिए बिहार की 40 सीटों पर जो संभावित नतीजे हैं उसका आकलन वो करा चुके हैं। यहाँ करारी शिकस्त की ओर बीजेपी बढ़ रही है और ये उनकी चिर परिचित शैली है। अपने राजनीतिक विरोधियों को कमज़ोर करना, उनके खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई करना, ये उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा है। और इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस कदर उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिस तरह से ईडी डायरेक्टर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का लगातार उनके सेवा विस्तार को लेकर जो फैसला है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दर्ज कराई थी। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है और इससे बिहार में महागठबंधन के नेताओं के हौसले कतई नहीं कमज़ोर होने वाले हैं। यहाँ एक बड़ी हार के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब नया एक बिल लाया है, जीएनसीटी संशोधन विधेयक 2023। इसका बीजेडी जो है उसने समर्थन करने का फैसला लिया है। वहीं विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। इस संबंध में बीजेडी के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने और उपरोक्त कार्य करने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। बीजू जनता दल ने देखिए, पूर्व में भी अनेक अवसरों पर बीजू जनता दल ने मोदी जी के साथ और एनडीए के कई मुश्किल क्षणों में उनका साथ दिया है। उनके प्रदेश की कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और इसलिए वो इस तरह के फैसले पूर्व में भी लेते रहे हैं। लेकिन चूंकि ये उनकी पार्टी का फैसला है, उनका विशेषाधिकार है वो अपने पार्टी के सांसदों को क्या निर्देश देंगे। लेकिन जहाँ तक इस बिल के मसौदे का सवाल है, निसंदेह ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर इससे बड़ा कुठाराघात कुछ नहीं हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए फैसले के बाद उस फैसले का दम घोटने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है और जो भी लोकतंत्र पसंद, लोकतांत्रिक मूल्यों के हिमायत करने वाले राजनीतिक दल हैं, वो इसका विरोध करेंगे। और लोकसभा में संख्या बल बीजेपी के पास है, लेकिन राज्यसभा में उनकी राह बेहद कठिन होने वाली है। ट्रेन में घृणा, अपराध, हिंदू सांप्रदायिक हिंसा के बाद राहुल गांधी ने केरोसिन तेल वाला ट्वीट किया है।
और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल प्रेम से ही, प्यार से ही इस आग को बुझाया जा सकता है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक बार फिर से, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, इसके पहले दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। देश के अलग अलग प्रांतों में जिस तरीके से सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने की कोशिशें एक दल विशेष के जो प्रकोष्ठ संगठनों के द्वारा, उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा कराई जा रही है, उसकी जीती जागती ये मिसाल है। और परंपरागत तौर पर शांत रहने वाले इलाकों में भी ये घटनाएं हो रही हैं और इसकी सीधी वजह है, इसको चुनाव से जोड़ करके ज़रूर देखा जाना चाहिए कि चुनाव करीब है और धार्मिक आधार पर गोलबंदी की दिशा में अगर वातावरण बनाना है तो उसका लाभ किसको होगा। तो एक पार्टी को लोगों की ज़िंदगी से कोई उन्हें लेना देना नहीं है, वो केवल वोटों की सियासत करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए इस समय इस देश को गोडसे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस देश को महात्मा गांधी के विचारों पर चल कर के ही एक वैश्विक शक्ति के तौर पर अगर उभारना है तो ये पूरे देश को मिलकर करना होगा। और ये काम केवल एनडीए के साथ रहकर, एनडीए के खिलाफ रह करके, इंडिया के साथ रह करके ही किया जा सकता है। मणिपुर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इसकी सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और कहा है कि मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुलिस महानिदेशक को दोपहर के 2 बजे 7 अगस्त को उपस्थित होने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बार बार टिप्पणी करनी पड़ रही है तो ये समझा जा सकता है कि इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है कि वो मणिपुर के जो बिगड़ते हालात हैं उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही केंद्र सरकार के या मणिपुर सरकार के कानों पर जो रेंग रहा हो या नहीं हो, लेकिन निसंदेह ये एक संवेदनशील राज्य के तौर पर मणिपुर को जो लोग भी समझ रहे हैं, वहाँ की स्थितियों को लेकर नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी और उनके साथ जो भी उनके गठबंधन के साथी हों या एन वीरेंद्र सिंह की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उनकी अकर्मण्यता को किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके लिए उनकी पूरी जवाबदेही, ये बाइट काटना पड़ेगा। मणिपुर को घटना के लेकर के सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। उन्होंने कई तरह की टिप्पणियां की हैं और डीजीपी को 7 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश भी दिया। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बार बार के इस तरह की टिप्पणियों को बहुत हल्के में केंद्र सरकार को नहीं लेना चाहिए। मणिपुर के बिगड़ते हालात के लिए एन वीरेंद्र सिंह की सरकार जो बीजेपी की सरकार है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, इन दोनों की ये एक बड़ी असफलता है। लोगों के जानमाल सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की अस्मत लगातार लूटी जा रही है, शस्त्रागारों से हथियार लूटे जा रहे हैं और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है। ये महापाप है। केवल वोटों की राजनीति के लिए मणिपुर को केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक जातीय समूहों के द्वंद्व में झोंक दिया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई असफलता का कोई दूसरा मॉडल नहीं हो सकता।